Well, in this video, we are going to revise the magnetic effect of current and magnetism quickly. हम कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैग्नेटिक इफेक्ट और मैग्नेटिज्म को तेज़ी से रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। देखिए, आप यदि एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो आपने पढ़ा है कि उसके ऊपर फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है क्यू इंटू ई वेक्टर, वेयर ई रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्यू रिप्रेजेंट द चार्ज ऑन द पार्टिकल। इसी तरीके से यदि आप एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करते हैं विद सर्टेन वेलोसिटी बी, और उस वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कोई एक एंगल होता है, तो उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ऑन दैट चार्ज पार्टिकल इज दिस इज एफ एम वेक्टर क्वांटिटी है, और क्यू इंटू वी क्रॉस बी। यदि हम इसको आगे खोलें तो ये बन जाता है फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड जो होगा क्यू बी इंटू बी साइन थीटा, और ये जो थीटा एंगल रहेगा और वी के बीच में रहेगा, राइट। यदि हम चार्ज पार्टिकल को कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर जो टोटल फोर्स होगा उसका नाम होगा मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, एंड दिस इज द सम ऑफ द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। आप इन दो इक्वेशंस को यहाँ जोड़ सकते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इन दो इक्वेशंस की हेल्प से आप इनको जोड़ दीजिए, क्यू इसमें कॉमन आ जाएगा, आपके पास रह जाएगा ई वेक्टर प्लस वी क्रॉस वी। यदि आप इस एक्सप्रेशन को, इक्वेशन नंबर 2 के एक्सप्रेशन को इन टर्म्स ऑफ करंट एंड द लेंथ ऑफ द कंडक्टर लिखना चाहते हैं तो आप क्या करें, आप वेलोसिटी वेक्टर को चेंज कर दें एल वेक्टर बाई टी। हालांकि आप जानते हैं कि जो लेंथ है वो एक वेक्टर क्वांटिटी, आप उसको नहीं ले सकते, पर हेयर इन दिस केस जो लेंथ ऑफ द कंडक्टर विल बी टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो यहाँ आप लिख सकते हैं एल वेक्टर अपॉन टी, और टी को आप बाहर निकाल लीजिए, क्यू बाई टी हो जाएगा। Q by T is the current. Now it will become I into L cross B. Here I is the current in the conductor and length L is the length of the conductor. So यदि आप इसको खोलेंगे तो आपके पास बन जाएगा I L B sin theta. Remember theta is the angle between L and B. One important thing, एक चीज़ और बड़ी ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर की लेंथ जो है A to B है। अब सवाल ये है कि लेंथ ए से बी की ओर कंसिडर की जाए या बी से ए की ओर कंसिडर की जाए। सो यदि डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो ए से बी की ओर है तो आप लेंथ ऑफ द कंडक्टर जो एल वेक्टर आप लेंगे वो ए टू बी की ओर लेंगे, और उसके बाद फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो आप क्रॉस प्रोडक्ट लगा के फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। आगे आप देखिए कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म का नेक्स्ट पार्ट है कि यदि आप एक चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड उसको थ्रो करते हैं इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, देखिए क्रॉस शोज दैट मैग्नेटिक फील्ड इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और इस पॉइंट के ऊपर यदि आप चार्ज पार्टिकल को विद वेलोसिटी बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड आप थ्रो करते हैं तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, पहली बात तो ये कि जो चार्ज पार्टिकल है वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा, और उसमें जो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऑलवेज इनसाइड होगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये आप फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के साथ आप इसको लगा सकते हैं, फोर्स फील्ड एंड करंट विद हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। आप इसको फोर्स फील्ड और करंट की जो डायरेक्शन लगा के आप इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स होगी इट इज़ ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो जब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी, ये देखिए यहाँ इस पॉइंट के ऊपर यदि ये एंगल 90 डिग्री के ऊपर होंगे तो जो आपके पास फोर्स टू मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, क्यू इंटू बी ओनली। सो ये हो जाएगा उसके बाद सेंटीपिटल फोर्स के बराबर, क्योंकि द पार्टिकल चार्ज पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी बी इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर विल acquire the centripetal force that will keep this charged particle of mass m inside the circle। तो आप इन दोनों को बराबर कर दें, बराबर करने के बाद आप यहाँ से रेडियस निकाल सकते हो। वी स्क्वायर के साथ एक वी कैंसिल हो जाएगा तो आप इसे रेडियस जो निकालोगे वो आ जाएगा एम बी अपॉन बी क्यू। सो दिस इज़ सो गुड। और जो मोमेंटम होता है P इज़ इक्वल टू एम बी होता है तो आप P अपॉन वी क्यू भी लिख सकते हो। अब आपके पास यदि रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक यदि आप जान जाते हैं तो उससे आप टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन ये आप पता लगा सकते हैं। दिस इज़ 2πr/v। सो 2π/v को आप ऐसे रहने दीजिए, r की वैल्यू आप यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, v के साथ एक v कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 2πm/v³। अब यदि आपको टाइम पीरियड की वैल्यू पता चल गई तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1/t होती है, तो ये हो जाएगी वी क्यू अपॉन 2πm। सो दिस इज़ वी क्यू अपॉन 2πm, एंड देन ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई टाइम 1/t।
सो दिस इज़ अ 2 पाई टाइम जो 1/t का वैल्यू होगा वो b³/2 पाई m हो जाएगा। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, यू आर लेफ्ट विद b³/m। तो ये वाला पार्ट आपके पास बच जाएगा। तो किस तरीके से एक फार्मूले से दूसरा फार्मूला जो है वो बहुत आराम से रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। आगे आप देखें कि यदि हम चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में किसी एक एंगल थीटा के ऊपर आप इसको प्रोजेक्ट करते हैं, यदि आप चार्ज पार्टिकल को किसी एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस आप इसको प्रोजेक्ट करते हैं तो परपेंडिकुलर नहीं आप फेंकते, तो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है रिजॉल्व करने के बाद वी कॉस थीटा हो जाएगा, और जो उसका वर्टिकल कंपोनेंट है वो वी साइन थीटा हो जाएगा। अब आप सर्कुलर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ का यदि आप एक्सप्रेशन या फार्मूला आप ड्राइव करना चाहते हैं, इट इज़ सो ईजी। आप देखिए कि जो रेडियस का फार्मूला है वो यहाँ से देखिए, इट इज़ mb/b³। ये जो है वो mb/b³ है, पर इस एक्सप्रेशन में ज़रा ध्यान से देखिए, रेडियस वाला जो पार्ट है वो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कंट्रोल करेगा, इसलिए हम v को रिप्लेस कर देंगे हम v साइन थीटा से। तो ये देख लीजिए, ये आ जाएगा आपके पास v साइन थीटा। और यदि टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड जो है t=2 πm/b³, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम ये देखेंगे कि यदि हम ये देखें कि हमें रेडियस का जो कॉन्सेप्ट है वो तो क्लियर हो गया। दूसरी बात है कि यदि हम मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को फेंकते हैं किसी एक एंगल थीटा के ऊपर, तो वो एक डिस्टेंस, वो एक हेलिकल पाथ फॉलो करता है, और वो हेलिकल पाथ एक डिस्टेंस कवर करता है जिसको हम बोलते हैं पिच। सो जो पिच है वो बेसिकली एक डिस्टेंस होता है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एंड दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इनटू टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। तो वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज v cos थीटा, एंड टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज 2 πm/b³। तो ये दोनों जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और आपके पास पिच ऑफ द हेलिकल पाथ पता चल जाएगी। अपर पार्ट में हम ये एक छोटा सा पार्ट हम और डिस्कस करना चाहते हैं कि यदि एक चार्ज पार्टिकल जो है वो इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, दिस मीन्स v इज परपेंडिकुलर टू b, मीन्स वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो एनर्जी अक्वायर्ड बाय द पार्टिकल इनसाइड, ये हम साइक्लोट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो इसमें मैक्सिमम एनर्जी उसकी क्या होगी, तो एनर्जी का जो फार्मूला होता है ना 1/2mv² होता है। तो m इज़ द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल और जो v इज़ द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, r = mv/b³, एंड v इज इक्वल टू v/r/m। तो इसका आप स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा b² q² r²/m²। सो m से m कैंसिल हो जाएगा, यू आर लेफ्ट विद द मैक्सिमम एनर्जी एज v² q² r²/2m, राइट। सो दिस इज सो ईजी टू रिप्रोड्यूस ऑल दिस फार्मूला। जब आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करना है तो आप जल्दी से इनको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। हम अगले पेज पर चलते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि मैग्नेटिक फील्ड को आपने एट ए डिस्टेंस निकालना है तो बायट-सैवर्ट्स लॉ इसके लिए सबसे पहली शुरुआत है। ये देखिए, आपके पास यदि कोई वायर है, इस वायर के बीच में से करंट जा रहा है, और करंट बहते हुए करंट में आप एक छोटा सा पार्ट इसका एक एलिमेंट चूज़ कर लीजिए जिसकी लेंथ कोई dl है। तो ओरस्टेड ये कहते हैं कि यदि आपके पास एक चार्ज वायर है तो वो किनारे अपने एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है, एंड विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म्ड बाय आई dl एंड r। सो डी बी की डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी। इसको जब आपने याद करना है तो इसको कुछ नहीं करना, अपने जो प्रीवियस नॉलेज है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसकी हेल्प से हम बड़े आराम से इसको रिप्रोड्यूस कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के यदि हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है 1/4πε0 q/r², राइट। जैसे ही आपके पास कोई चार्ज है और इससे इतने डिस्टेंस के ऊपर आप इसका मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना चाहते हैं, तो ये देखना पड़ेगा कि चार्ज कितना है वो यहाँ है और कितने दूर है उसका स्क्वायर कर देना है, और साथ में आपने एक कांस्टेंट लगा देना है। इसी तरीके से इस पॉइंट पर यदि आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो आप ई को बी से रिप्लेस कर दीजिए। कांस्टेंट जो होगा इस केस में μ0/4 हो जाएगा। अ रोल ऑफ चार्ज इज प्लेस्ड बाय करंट एलिमेंट आइडियल, और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस विल रिमेन द सेम। ओके। यदि आप मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी निकालना चाहते हैं तो यहाँ आप वेक्टर लगा दीजिए और यहाँ आप कैप लगा दीजिए। अब आप इस कैप को रिप्लेस कर दीजिए वेक्टर डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड। तो उसके बाद ये फार्मूला क्या बन जाएगा, उसके बाद बन जाएगा ये फार्मूला बी वेक्टर। देखिए कितना इजी है, μ0/4 आई डी एल वेक्टर और क्रॉस आर वेक्टर डिवाइड बाय नीचे r² और r³ हो जाएगा। देन इट इज़ सो ईजी टू रिप्रोड्यूस। कितना आसान चीज़ है इसको करना, तो आप भूल नहीं सकते।
राइट। और यदि सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा तो आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर आप इसका डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, राइट। अब हम चलते हैं आगे कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस, किसी रॉड की वजह से, किसी कॉइल की वजह से आपने यदि किस पॉइंट के ऊपर यदि आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालना तो उसको हम करेंगे कैसे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक रॉड है, उसकी लेंथ जो है वो ए बी है, आप यहाँ बैठ के मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं और ये डिस्टेंस कोई डिस्टेंस एक्स है, ओके। सो आपने देखा कि यदि हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड क्या पढ़ा हमने, वो होगा कांस्टेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और रोल ऑफ चार्ज इज प्लेस्ड बाय करंट एलिमेंट आइडियल डिवाइड बाय आर स्क्वायर। जो डीएल है वो मीटर में होगा, इसका मतलब लेंथ के साथ एक लेंथ कट जाएगी, तो फंडामेंटल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इन टर्म्स ऑफ यूनिट, दिस इज इक्वल टू आई अपॉन आर, आई अपॉन कोई डिस्टेंस, राइट। तो यदि आपने मैग्नेटिक फील्ड इस बायर का निकालना है तो आप सबसे पहले क्या है, फंडामेंटल फार्मूला लिख लीजिए। फंडामेंटल फार्मूला सिर्फ इतना है, वो हमेशा यही रहेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन एक्स रहेगा। तो उसके साथ जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ये होगा साइन थीटा 1 एंड साइन थीटा 2। तो फिर आपके से साथ सवाल ये है कि साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 यहाँ क्या करते हैं। साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 जो इस बॉडी की है जिसका आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, ये इसके डायमेंशंस को डिसाइड करते हैं कि ये कितना लंबा होगा, चौड़ा होगा, इनफाइनाइट होगा, फाइनाइट होगा, आप किसी किनारे पर हैं, कहाँ नहीं। तो सबसे पहले एंड पर देखिए आपकी, यदि आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी ये है तो आपका ये एंड ए एंड से आप यदि हम करें, इस पॉइंट को हम ए लिख देते हैं, इसको हम लिख देते हैं बी। सो ए एंड तक यदि आप यहाँ से देखते हैं तो आपकी आंखों को ए एंड के साथ थीटा 1 एंगल बनाना पड़ता है और यहाँ से दूसरे एंड को देखते हो तो थीटा 2 एंगल बनाना पड़ता है। यदि ये मान लो कि आपकी जो रॉड है वो एक वायर जो है वो इनफाइनाइट लेंथ की है, इसका मतलब कि आपको उसके एंड पॉइंट कभी नहीं दिखेंगे। एंड पॉइंट तभी नहीं दिखेंगे जब आप इसके इस वायर के पैरेलल देखेंगे। तो ऐसी कंडीशन कब हो सकती है, जब थीटा 1 का जो ये वैल्यू है ये 90 डिग्री हो जाना चाहिए, थीटा 2 का जो वैल्यू है ये भी 90 डिग्री हो जाना चाहिए। यदि ये दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे, यहाँ भी आप 90 डिग्री पुट करते हैं, यहाँ भी 90 डिग्री पुट करते हैं, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। और ये जो 2 फैक्टर आया ये तब आया यदि आपकी वायर इनफाइनाइट लेंथ की है। तो फंडामेंटल फार्मूला यही रहेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन एक्स एंड 2 मल्टीप्लाइंग फैक्टर डिसाइड दैट योर वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, राइट। और यदि मान लो आप देखिए ऐसी 4 वायर्स आप फाइनाइट लेंथ की जोड़ देते हैं इस तरीके से, तो इन सभी का मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ ऐड हो जाएगा। ये सारी जो वायर है इनकी लेंथ ए है, तो इसका जो ये फंडामेंटल फार्मूला फिर वही का वही रह जाएगा और ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द सम ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स, राइट। आगे हम चलते हैं कि यदि मान लो कि जिसका अपने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो जो शेप है वो सर्कुलर इन नेचर है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस यदि आप कैसे निकालेंगे। ये आपके पास सर्कल आ गया, इस सर्कल के बीच में कोई करंट आई फ्लो कर रहा है और यहाँ देखिए ए भी इसका कोई करंट एलिमेंट हो गया, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एट एनी पॉइंट पी इट इज़ सब परपेंडिकुलर द प्लेन फाउंड बाय आई डी एल एंड आर। ये देखिए, ये प्लेन बन गया, ये आर हो गया और ये जो आई डी एल है वो इस तरीके से है, इन दोनों के बीच का जो ये वाला एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। अब ये वाला प्लेन बना रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन से ऐसे परपेंडिकुलर होगा, तो जो डी बी के डायरेक्शन है उसका एंगल ये 90 डिग्री बनेगा। ये इसमें समझने वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब आप सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर बैठे हैं और ये आर जो होगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बात हम ये शुरू करेंगे, हमने ये कहा कि मैग्नेटिक फील्ड का जो फंडामेंटल फार्मूला क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर ही रहेगा, राइट। तो यहाँ आप ऐसा करिए और जो साथ में साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 जो है वो क्या रहेंगे, वो डायमेंशंस को डिसाइड करने वाला पैरामीटर है। तो जब आपका जो सर्कल है वो गोल है, जैसे यहाँ देखिए आपने साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 रहे, यदि ये इनफाइनाइट लेंथ का था तो यहाँ भी थीटा 190 डिग्री भरा, यहाँ भी थीटा 190 डिग्री भरा और एक क्या आ गया एंगल आपके पास 1 + 1 2 आ गया इसका वैल्यू। पर यदि ये जो आपका वायर है इसको आपने एक एंड के साथ एक एंड को घुमाया और दूसरे एंड के साथ जोड़ दिया तो क्या होने वाला है, गोला बनेगा जब ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 पाई होना चाहिए, एंगल का जो वैल्यू वो 2 पाई आना चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड इसका होना चाहिए वो क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर फंडामेंटल फार्मूला रहेगा और यहाँ मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 पाई होगा, ओके।
यदि हम इसको इस पॉइंट पर ढूंढना चाहते हैं तो क्या होगा, इसको देखने का तरीका देखिए कितने सुंदर तरीके से लिखा जाएगा इसको। देखिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्या होना चाहिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब आई अपॉन आर का जो वैल्यू है, आई अपॉन आर ही रहना है इसने, तो वो नहीं बदलेगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ एक्स स्क्र प्लस आर स्क्र, सारा फार्मूला घड़ी भर में बन जाएगा। एक गोल है तो 2 पाई होना चाहिए। आप यहाँ आर स्क्र से मल्टीप्लाई करिए। अब आप यदि इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस आर स्क्र की पावर 1, क्योंकि स्क्वायर करने के साथ रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आया 1/2 और यहाँ आया 1 प्लस 1/2 3/2। तो आपके पास फार्मूला हो गया म्यू नॉट पॉन 4 पाई 2 पाई आर स्क्र अपॉन एक्स स्क्र प्लस आर स्क्र की पावर 3/2। और यदि इसकी n टर्न्स हो जाएंगी तो आपने इसको सारे को n से मल्टीप्लाई कर देना है। इतना सिंपल सा काम है। तो ये आपके पास फार्मूला फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट पॉन 4 पाई, ये इसका कांस्टेंट आ गया। 2 पाई वाला जो पार्ट है इसके गोले को बताता है, आई इसके बीच में करंट है, आर स्क्र जस्ट एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, और नीचे एक्स स्क्र प्लस आर स्क्र की पावर 1/2 और यहाँ से 1 आएगी, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। 1 प्लस 1/2 इज़ 3/2। यदि आप यहाँ से उठ के सीधे आप सेंटर में चले आते हैं यहाँ, तो सेंटर से जाके यदि मैग्नेटिक फील्ड को डिटर्मिन करते हैं तो एक्स का वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगा। तो आपके पास फार्मूला क्या बचेगा, म्यू नॉट पॉन 4 पाई 2 आई इंटू ए होता है मैग्नेटिक मूवमेंट, नीचे आर स्क्र की पावर 3/2, ये कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। और यहाँ आपके पास अब यहाँ आर नहीं है, यहाँ नहीं है, तो ये आ जाएगा 2m/r³। ये देखिए, राइट, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन। तो ये एक्सियल लाइन के ऊपर है ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी। और यदि n टर्न्स होगी तो जस्ट आपने n के साथ और मल्टीप्लाई कर देना। इट इज़ सो ईजी टू रिप्रोड्यूस इट। ओके, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब आपके पास डिफरेंट शेप्स एग्जाम्स में हो सकती हैं कि आप इस शेप का मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, इस शेप का मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। तो हम सबसे पहले लिखते हैं कि आपके पास यदि सर्कल है तो सर्कल का जो फंडामेंटल फार्मूला है वो यही रहेगा, म्यू नॉट पॉन 4 पाई आई अपॉन आर और मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 पाई होगा। अब आप यहाँ देखिए, आपके पास हैं दो सर्कल हैं जिनके बीच में करंट बह रहा है, एक की रेडियस है R1 और दूसरे की रेडियस है R2। अच्छी बात यह है कि दोनों में जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। इसका मतलब इन दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा, ये B1 होगा, ये B2 होगा। अब जब ये जुड़ेगा तो दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई गोले को बताता है, आई उसके बीच में करंट है, आई अपॉन आर। तो दोनों के फील्ड यदि सेम डायरेक्शन में होंगे तो ये जुड़ जाएंगे, 1/r1 प्लस 1/r2। इट इज सो ईजी। यदि ऐसा हो सकता है कि मान लो आपके पास दो सर्कुलर कॉइल्स हैं और एक में करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बह रहा है, तो जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट होगा वो अपवार्ड डायरेक्शन में होगा। मींस R1 वाला करंट जो B2, R2 वाला जो करंट B2 अपवार्ड डायरेक्शन में होगा। जो B1 वाला ज़्यादा करंट है वो डाउनवार्ड डायरेक्शन में होगा। तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट होगा B1 माइनस B2, बड़ा माइनस छोटा। तो मैग्नेटिक फील्ड का फंडामेंटल फार्मूला फिर आप वही रिकॉल कर दीजिए, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन R1 इंटू 2 पाई मल्टीप्लाइंग फैक्टर गोले को दिखाता है। इसमें से आप म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन R2 2 पाई आप घटा देंगे, तो कॉमन जब लेंगे तो उसके बाद आपके पास बचेगा मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई 1/r1 माइनस 1/r2। राइट। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जो दो कॉइल्स हैं वो सिमिलर आइडेंटिकल कॉइल्स हैं जिन दोनों की रेडियस r है, और उसको आप इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर, उनका जो एरिया वेक्टर वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो क्या होगा, क्योंकि जब इनके डायमेंशन सेम है और इन दोनों के बीच में सेम करंट फ्लो कर रहा है, इफ सेम करंट इज फ्लोइंग थ्रू दीज, इसके बीच में भी करंट आई है और इसके बीच में भी करंट आई है, दिस मीन्स मैग्नेटिक फील्ड जो है ये सेम प्रोड्यूस करेंगी। तो एक में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में है, एक में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर है। तो इसमें रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, रिजल्टेंट का फार्मूला वही रहेगा, अंडर रूट ऑफ पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र प्लस 2pq कॉस थीटा, पर थीटा 90 डिग्री है इसलिए कॉस 90 0 हो जाएगा। तो आपके पास रह जाएगा r इज इक्वल अंडर रूट ऑफ, दिस इज b स्क्र प्लस b स्क्र, so this is under root of 2b square means this is under root 2 into b। तो ये तो आप जानते हैं फंडामेंटली, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए इंटू 2 पाई। तो ये कितना आसान है इसको निकालना, ये देख लीजिए। यदि मान लो कि आपका जो जो कॉइल्स हैं उसमें आप जो मैग्नेटिक फील्ड को सेंटर में नहीं डिटर्मिन कर रहे हो, यहाँ किनारे पर बैठ के डिटर्मिन कर रहे हो, ये आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी रहा। तो यहाँ यदि आप डिटर्मिन करोगे तो ये जो हमारा जो प्रीवियस प्रॉब्लम है वो ये वाली प्रॉब्लम हो जाएगी अब इस तरीके की सेम। और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो यही आता है, ये देखिए
यदि ये सिंगल टर्न होगी तो n1 होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2ia अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो इसी को हम यहाँ कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। देखिए ये वाला जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा r, और यहाँ से ये वाला डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा r। तो ये सेम बेस है, दोनों आइडेंटिकल हैं और बराबर डिस्टेंस है पॉइंट O दोनों से। तो आप ये कह सकते हैं कि √2 एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा और बाकी ओरिजिनल एक्सप्रेशन रह जाएगा। क्योंकि सिंगल आपके पास कॉयल है तो उसमें n=1 आएगा, तो आपके पास फार्मूला रह जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, योर फार्मूला इज़ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई गोले को बताएगा, I इज़ द करंट, आर स्क्वायर एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 रहेगा। ओके, हमने ये पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास एक स्टेट कंडक्टर की वजह से होता है, B इज़ टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन एक्स, और ये आएगा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये हमने पढ़ा। अब हम इस पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि ये वाला जो इसके लिए जो रॉड ऑफ इनफाइनाइट लेंथ है, यदि इस रॉड को आप ऐसे करके जोड़ दें, गोल बना दें, तो इस पार्ट से यदि इनफाइनाइट लेंथ की है तो इस पार्ट से मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनता है 2, और यदि आप इसको गोल बना दें तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाता है 2 पाई। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? यदि आपके पास एक गोला है, इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा B = म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई इंटू आई अपॉन आर। तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऐड होगा। बट यदि ये पूरा गोला नहीं है, ये गोले का कुछ पार्ट है, तो आप 2 पाई की जगह ओनली थीटा मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर। यहाँ तक फंडामेंटल फार्मूला ख़त्म हो गया। ये उसके डायमेंशन को डिसाइड करेगा कि अब सर्कल आपका पूरा नहीं है। यदि सर्कल पूरा होता तो आप 2 पाई रेडियन मल्टीप्लाई कर देते, नहीं तो आप थीटा जितने रेडियन होगा उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। नेक्स्ट है, हम जब सर्कुलर कॉयल की बात कर रहे हैं, उसके बीच में से कोई करंट फ्लो कर रहा है, तो इसको फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से आप इसका मैग्नेटिक मोमेंट डिटरमिन कर सकते हैं। और यदि करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो उसका जो आपको आपका जो फेसिंग फेस है, आपकी ओर जो फेसिंग फेस है वो नॉर्थ पोल बन जाएगा। और यदि यही करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता है तो ये जो है वो साउथ पोल बन जाएगा, ऐसे करके, सॉरी ये बन जाएगा ऐसे करके। यदि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो ये साउथ पोल बन जाएगा। एंड दिस विल यू कैन डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट यूजिंग द फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल। तो इसमें देखिए, आप अपनी फिंगर्स को ऐसे ऐसे करके ग्रिप कीजिए, अंगूठा आपका ऊपर की ओर चला जाएगा। तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन के किनारे आप उंगलियां लिपेट दीजिए, और अंगूठा जिस डायरेक्शन में जाएगा वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगी, और वही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है मैग्नेटिज्म का नेक्स्ट पार्ट, कि यदि आप मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग सोलेनॉइड निकालना चाहते हैं, तो आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग सोलेनॉइड। तो सबसे पहले आपको सोलेनॉइड को समझना होगा। सोलेनॉइड में क्या करते हैं, हमारे पास एक सिलेंड्रिकल मटेरियल होता है, और उस मटेरियल के ऊपर हम कॉइल माने जो सर्कुलर टर्न्स लगा देते हैं। इसमें जो ये वाला पार्ट है यहाँ डॉट है, डॉट का मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो अप टू द प्लेन ऑफ द पेपर है, और ये क्रॉस वाला साइन जो है वो इनवर्ड जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है इस टाइम वो लेफ़्ट टू राइट है। यदि आप इस सोलेनॉइड की और विशेषताएं हम देखते हैं कि सोलेनॉइड की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि इसमें जो डायमीटर होता है, वो इसकी लेंथ से बहुत छोटा होता है, नंबर 1। दूसरा, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज़ यूनिफॉर्म। इसके बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो नियरली इक्वल टू 0 होता है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखने, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जो बताए। अब यदि आप मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर यहाँ निकालना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, आपने एक्सप्रेशन निकलाएं म्यू नॉट NI अपॉन 2। म्यू नॉट क्या होगा, परमिएबिलिटी होगी, N क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होंगी, और I इज द करंट थ्रू द सोलेनॉइड, राइट। सो म्यू नॉट NI अपॉन 2 ये होगा cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अब यदि आप अलोंग एक्सियल लाइन सोलेनॉइड से मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो थीटा 1 की वैल्यू 0 होगी और थीटा 2 की वैल्यू 180 डिग्री होगी। आप यहाँ लिखते हैं, भरते हैं, तो इसकी जगह आपके पास एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 आ जाता है, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू B इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम NI हो जाएगा।
बट यदि आप इस पॉइंट पी को एक किनारे पर यहाँ ले जाते हैं, एक एंड पर ले जाते हैं, तो क्या होगा, जो थीटा 1 होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा और थीटा 2 जो है वो 180 डिग्री ही रहेगा। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट जो है वो 0 हो जाएगा और इस पार्ट से मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 आएगा। दिस मीन्स ये रह जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई टू इंटू 1, तो वो उतना ही रह जाएगा, म्यू नॉट एन आई बाई टू ही रह जाएगा। ओके, सो दिस इज़ सो ईजी टू रिमेंबर। अब हम करते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात करते हैं। तो आपके पास ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक तरीका है हम कि इसको कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। आप ये तो जानते हैं कि यदि आपके पास दो चार्जेस होते हैं Q1 और Q2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। फॉर एग्जांपल आप ये वाला फार्मूला भूल रहे हैं, तो आपको इसी से कैसे रिप्रोड्यूस करना है। आप जानते हैं कि इसमें जो Q1 का जो रोल है वो करंट एलिमेंट प्ले करता है। तो आप देख लीजिए, इसके कांस्टेंट को बदल दीजिए। मैग्नेटिज्म में ये कांस्टेंट होता है म्यू नॉट पॉइंट 4 पाई। रोल ऑफ चार्ज इज प्लेड बाय करंट एलिमेंट, आईडीएल हो जाएगा। Q2 भी आइडियल हो जाएगा, डिवाइड बाई आर स्क्वायर लिख दीजिए। अब आर स्क्वायर के जो यूनिट होंगे वो होंगे मीटर स्क्वायर, डीएल के यूनिट होंगे मीटर। इसका मतलब 1 मीटर के साथ 1 मीटर यहाँ कैंसिल हो जाएगा। इस केस में हम निकालते हैं फोर्स बाय लेंथ। इसका मतलब ये वाली लेंथ जो इधर को रिप्लेस हो जाएगी। तो अब आपके पास क्या बचा, फोर्स बाय लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट पॉइंट 4 पाई और यह जाएगा I1 I2 डिवाइड बाई जस्ट द डिस्टेंस बिटवीन द टू वायर्स। तो यहाँ आपने 2 याद रख लेना है, ये आपको ज़रा एडिशनल याद करना पड़ेगा क्योंकि कांस्टेंट है, इसमें इसको यूनिट में नहीं इसका ज़्यादा रोल है, तो आप 2 रख सकते हैं। तो इसी से ही इस फार्मूले से आप इस फार्मूले को जस्ट रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखने वाली ये है कि यदि दो वायर्स करंट कैरी करती हैं तो ये आपने चार्जेस के ऑपोजिट याद करके रखना है कि यदि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, पर मैग्नेटिज्म में यदि करंट सेम डायरेक्शन में बह रहा हो तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ आपके पास यदि करंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन में बह रहा है तो वो एक दूसरे को रिपेल करता है। ये आपने याद रखना है। आगे हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा सिंपल है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर सबसे पहले इसका पर्पज़ ये है, इट इज़ यूज टू डिटेक्ट द करंट। एक करंट को जस्ट डिटेक्ट करता है और इसकी जो स्ट्रक्चर होता है इसमें दो एंगुलर मोशंस ऑफ द कॉइल की वजह से दो कॉन्सेप्ट ऑफ दो 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 टॉर्क काम करेंगे। एक तो टॉर्क है आपके पास, टॉर्क इन द मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज M क्रॉस B। अब हम जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का जो स्ट्रक्चर इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि इसके बीच में M और V के बीच में एंगल थीटा 90 डिग्री रहता है। इसका मतलब जो यदि हम इसको खोलें MB साइन थीटा लिखें तो साइन 90 डिग्री 1 हो जाएगा, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब रहा कि ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, मैग्नेटिक मूवमेंट होता है करंट और एरिया ऑफ द कॉइल, जो कॉइल का एरिया होगा तो ये आ जाएगा आपके पास IAB। यदि आपके कॉइल के ऊपर N टर्न्स लगी हुई हैं तो टॉर्क आपके पास हो जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू NIAB। देखिए आपकी जो टॉर्क है, सॉरी जो कॉइल है, वो कॉइल जो है वो मैग्नेट्स के बीच में, राइट, ये मैग्नेट्स हैं। इन मैग्नेट्स के बीच में जो आपकी कॉइल है वो कॉइल क्या करती है, रोटेट करती है। तो जैसे वो अप और डाउन रोटेट करती है तो रोटेट करने से क्या होता है, वो आई मीन इट एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक काइंड ऑफ मोशन। सो उसमें क्या होगा कि एक रिस्टोरिंग टॉर्क की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको कैसे आप याद रखेंगे, आप जानते हैं कि हुक्स लॉ से F इज इक्वल टू माइनस KX होता है। तो इसमें फोर्स का रोल टॉर्क करेगा, कांस्टेंट वैसे का वैसा रहेगा, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट का जो रोल है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अल्फा करेगा। तो आप टॉर्क को यहाँ रिप्लेस कर सकते हो K अल्फा के साथ। उसके बाद आप क्या करिए, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से इन दोनों को बराबर कर दीजिए। जो K अल्फा रहेगा, K अल्फा इज इक्वल टू NIAB, क्योंकि ये भी टॉर्क है और ये भी टॉर्क है। अब आप ऐसा करिए कि अल्फा को आप करंट से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास बचेगा NAB बाई K। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, हम समझ रहे हैं कि करंट सेंसिटिविटी क्या होती है। कॉमन सेंस से समझिए, करंट सेंसिटिविटी का मतलब है कि आपने सर्किट में करंट दिया, उसके बाद आपका जो गैल्वेनोमीटर उसने डिफ्लेक्शन कितनी दी, तो ये हुआ इनपुट में करंट और आउटपुट में डिफ्लेक्शन। तो आप यहाँ से अल्फा अपॉन आई की रेशो बनाएंगे और वो हो जाएगा NAB डिवाइडेड बाई K। और इसी तरीके से वोल्टेज सेंसिटिविटी यदि आपको करनी है तो आप यहाँ भी R से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से भी R से मल्टीप्लाई कीजिए और ये वाला पार्ट आपका वोल्टेज हो जाएगा। तो ये देखिए आपके सर्किट में कितनी वोल्टेज है
और आपने क्या किया, उसके ऊपर गैल्वेनोमीटर लगा दिया। गैल्वेनोमीटर ने कितनी डिफ्लेक्शन दी वो आपको आपके वोल्टेज सेंसिटिविटी के बारे में बता देगा। तो आपके पास आ जाएगा अल्फा अपॉन बी इज इक्वल टू एन ए बी अपॉन के आर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग इसका ये हुआ कि करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होनी चाहिए, एरिया ज़्यादा होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होनी चाहिए और स्प्रिंग कांस्टेंट कम होना चाहिए और रेजिस्टेंस भी कम होना चाहिए। जितना डिनोमिनेटर कम होगा आपकी जो करंट और वोल्टेज सेंसिटिविटी जो होगी वो दोनों ज़्यादा होंगी। सो इट्स सो इंटरेस्टिंग और सिंपल कि कितने साधारण तरीके से इन फार्मूलाज को आप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। हम चलते हैं आगे कि क्या आपका जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है जो करंट को सर्किट में करंट को डिटेक्ट करता है, इसको यदि मेजर करने के लायक बनाना हो तो हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं, इसका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में बदल देते हैं। तो एम मीटर में बदलना क्यों इंपॉर्टेंट होता है? देखिए, जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, जब इसमें लार्ज करंट आता है तो ये इसका जो मिरर होता है ना वो रोटेट करता है। तो जैसे वो रोटेट करेगा, मतलब बैक एंड फॉरवर्ड मोशन करेगा, तो उससे क्या होगा, वो उसकी वायर ब्रेक हो जाती है। इसलिए हम इसमें लार्ज करंट को भेजना प्रेफर नहीं करते। तो हम क्या करते हैं, करंट को डिवाइड कर देते हैं ताकि गैल्वेनोमीटर में करंट कम जाए। तो ये पार्ट रहा, देखिए इस पार्ट में हमने कम करंट भेजा जितना गैल्वेनोमीटर सेफ है जिस करंट की रेंज तक। बाकी बचा हुआ करंट जो है वो उसमें हम एक शंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल हम अरेंज कर देते हैं, बाकी बचा हुआ करंट वहाँ से चला जाता है। अब आप देख लीजिए, फॉर एग्जांपल गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी है और शंट रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस एस है। तो पैरेलल में जब आप रेजिस्टेंस जोड़ते हैं तो रेजिस्टेंस इन द पैरेलल का फार्मूला होता है आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। तो ये आर वन है जी और आर टू है एस, तो ये आ जाएगा जी इंटू एस इंटू जी अपॉन जी प्लस एस। तो ये देख लीजिए, आपके पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर क्या होगा, जी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस और नीचे दोनों का जोड़ आ जाएगा। ओके, अब आप देखेंगे कि ये दोनों आपके पास जो गैल्वेनोमीटर हैं और रेजिस्टेंस जो पैरेलल कम्बिनेशन में है, तो इनके क्रॉस जो वोल्टेज होगी, यहाँ भी वी होगी तो यहाँ भी बी होगी। तो आप यहाँ देख लीजिए, वोल्टेज अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर क्या होगी, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो आई जी, यहाँ से करंट जा रहा है और ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। ऊपर वाले पार्ट में देखिए, आई माइनस आई जी करंट जा रहा है और ये शंट रेजिस्टेंस है। तो इससे जो भी पैरामीटर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल करंट इन द गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, फुल स्केल डिफ्लेक्शन और करंट इन द गैल्वेनोमीटर कि कितना मैक्सिमम करंट है, या फिर ये रेजिस्टेंस शंट रेजिस्टेंस को आप निकालना चाहते हैं, तो आप अलजेब्रा का इस्तेमाल करके यहाँ से निकाल सकते हैं। अब आपका जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन करें तो वो ना केवल करंट को मापता है पर वो वोल्टेज को भी माप देता है। तो वोल्टेज के केस में क्या होता है कि हम इसमें ऐसा करते हैं कि यदि इसमें के बीच में से लार्ज करंट क्रॉस करता है तो ये जो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द वोल्टेज को नहीं माप पाता है, इसलिए हम इसके बीच में से बहुत कम करंट भेजते हैं। तो आई जी करंट इसके बीच में से जाएगा और गैल्वेनोमीटर के साथ हम इस केस में क्या करते हैं, जैसे एमीटर में हम पैरेलल में रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, इसमें इसके साथ सीरीज़ में जोड़ते हैं। तो सीरीज़ में अब आप ज़रा ध्यान से देखिए, इसमें इतना सा पार्ट ही वोल्ट मीटर है, इसके ऊपर ऊपर वाला पार्ट। तो देख लीजिए, सीरीज़ में रेजिस्टेंस जो वोल्टेज क्या होती है, टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू द सम ऑफ द एलिमेंट्स इन द सीरीज सर्किट। तो बी वन और बी टू आ जाएंगे। तो टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू, पहले आपके पास गैल्वेनोमीटर लगा आई जी इंटू जी प्लस आई जी इंटू द रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन द सीरीज़। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए, आर आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी अपॉन आई जी माइनस जी हो जाएगा। ये आप निकाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें समझने वाले, जो सब आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो एम मीटर है उसको आप हमेशा सीरीज़ में जोड़ते हैं। इसको आप एज से याद रख सकते हैं, एम मीटर ऑलवेज इन सीरीज़, ऐसे याद रख सकते हैं। और आइडियल एम मीटर जो होता है उसका रेजिस्टेंस हमेशा ज़ीरो होता है। पर आप बोल्ट मीटर की बात याद करें तो बोल्ट मीटर को हमेशा बी आई पी वर्ड से याद रखें, बोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। सो बोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। और आइडियल बोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है, बहुत ज़्यादा होता है। क्लियर हो गया? आगे है कि यदि आप किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो आई उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, एम मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा, बी इज़ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा टी इज इक्वल टू पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी होगा। इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। तो एक कॉइल में जो टॉर्क पैदा होता है उसके फार्मूला को आप ऐसे याद रख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ आप कंपैरिजन करके चल सकते हैं। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो हमने टॉर्क पढ़ा है, पी क्रॉस ई होता है। तो यहाँ रोल ऑफ पी इज प्लेड बाय
मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट, और रोल ऑफ फील्ड इज प्लेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्ले करेगा। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस पी डॉट ई। इसमें मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर। सो यदि हम मैग्नेटिक फील्ड, जैसे हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्सियल लाइन क्या होता है, 1/4πε0 2p/r³ होगा। और इक्वेटोरियल लाइन में क्या होगा, 2 यहाँ से उड़ जाएगा और ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग इक्वेटोरियल लाइन इज 1/4πε0 ओनली p/r³। सेम मैग्नेटिक फील्ड में होगा, देखिए ई को आप बी से रिप्लेस कर दीजिए, 1/4πε0 को आप μ0/4π से रिप्लेस कर दीजिए, और 2 की जगह इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को आप मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट से रिप्लेस कर दीजिए। इक्वेटोरियल लाइन में 2 शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से 2 नहीं रहेगा, b इज इक्वल टू μ0/4π m/r³ रह जाएगा, राइट। सो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे कि मैग्नेटिक डिप क्या होती है। तो मैग्नेटिक डिप को समझना बहुत आसान काम है, इट इज़ सो इजी। इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके पास ना 2 मैग्नेटिक कंपासेस होती हैं जो नॉर्थ और साउथ की आपको इन्फॉर्मेशन देती है। एक ऐसी होती है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में सिर्फ ऐसे करके, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे करके नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अरेंज हो जाती है। एक आपके पास कंपास कुछ इस तरीके की होती है जो अपनी जगह पर अप एंड डाउन, यदि नॉर्थ पोल नीचे आएगा तो साउथ पोल ऊपर चला जाएगा, यदि साउथ नीचे आएगा तो नॉर्थ ऊपर चला जाएगा। तो आपने इस चीज़ का, इस कंसेप्ट का यहाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। देखिए आप ऐसा करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं अर्थ का डिज़ाइन बनाता हूँ इस तरीके से, और उसमें ये आपके पास आ जाएगा नॉर्थ एंड साउथ, और ये आपके पास आ जाएंगे मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ, राइट। यहाँ कोई आप पॉइंट कोई पी चूज़ करते हैं, ओके। आप ऐसा करेंगे कि यहाँ से गुजरते हुए आप एक कोई सर्कल बनाते हैं, और ये जो सर्कल होगा वो इस पॉइंट से गुजरेगा। इसके बीच में, इन दोनों के बीच में जो एंगल एग्जिस्ट करता है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, थीटा। और इसको आप यहाँ जोड़ दीजिए, ऐसे करके ऐसे जोड़ दीजिए। फिर आप इसको इसके पैरेलल ले आइए, ऐसे करिए, और इसके साथ आप एक पैरेललोपाइड बना दीजिए ऐसे करके, राइट। इसको अब हम तोड़ के बनाते हैं, इसको हमने यहाँ बनाया हुआ है। पैरेललोपाइड को जब आप ऐसे तोड़ के बनाएंगे तो क्या होगा, ये हुआ आपके पास थीटा, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जिसको हम बोलते हैं। और इस ये मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो है उसको आप डिटर्मिन कैसे करेंगे, जो मैग्नेटिक नीडल हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करती है ऐसे करके, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे करके जो शिफ्ट करेगी वो डिटर्मिन करेगी थीटा कंपोनेंट को। पर जो डिप करेगी नीचे की ओर वो एंगल ऑफ डिप को डिटर्मिन करेगी एट ए पॉइंट, एक पॉइंट के ऊपर जाके वो डिप कर जाएगी नीचे की ओर, सॉरी ऐसे करके वो नीचे की ओर झुक जाएगी। अब आप इस पॉइंट पर आप इसको मिला दीजिए, ये जितना वो नीचे की ओर डिप करेगी इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डिप। तो आप देखिए ये वाला कंपोनेंट है वी ई, ये है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आप यदि बी एच को डिफाइन करना चाहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, देन इट इज़ बी ई कॉस डेल्टा, और वर्टिकल कंपोनेंट होगा बी ई साइन डेल्टा। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आपके पास रह जाएगा साइन डेल्टा बाई कॉस डेल्टा, तो वी ई से वी ई कैंसिल, बी वी अपॉन बी एच आ जाएगा। ये देखिए यहाँ से आप डेल्टा डिटर्मिन कर सकते हैं। यदि आप इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर और ऐड करते हैं तो आप बी ई निकालेंगे और उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वी एच स्क्वायर प्लस वी वी स्क्वायर आ जाएगा। इट इज़ सो ईजी टू डू इट, राइट। तो इसी तरीके से जो डिप को आपने समझना होता है ना, जो मैग्नेटिक डिप होती है, इट इज़ 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो जाती है। यदि आप इसको ले जाएं, जैसे आपके पास है ऐसे करके, ये आपके पास है अर्थ, और इसमें जैसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जाएंगी तो यहाँ जो डिप होगी वो पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ जीरो हो जाएगी। पर जैसे ऐसे करके जाएगी इस पॉइंट के ऊपर आके क्या हो जाएगी, पोल्स और पोल्स के ऊपर क्या हो जाएगी, इट विल बिकम 90 डिग्री। तो ये एक कंसेप्चुअल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं मैग्नेटिक फोर्स को यदि हमने समझना है। तो मैग्नेटिक फोर्स को समझना बड़ा आसान है। आप 2 चार्जेस को लीजिए, आप इलेक्ट्रिक फोर्स से शुरू करिए। आपके पास 2 चार्जेस हैं, एक Q1 है और एक Q2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो R है। देन कूलम फोर्स कितना होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R² होगा। अब इसी को आप मैग्नेट में ले जाइए, तो Q1 का रोल करेगा पोल स्ट्रेंथ ऑफ द नॉर्थ पोल,
एंड पोल स्ट्रेंथ ऑफ द साउथ पोल। तो Q1 Q2 का आप रिप्लेस कर दीजिए, पोल स्ट्रेंथ ऑफ द वन पोल स्ट्रेंथ ऑफ द सेकेंड पोल, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू, एंड दिस इज द कांस्टेंट ऑफ मैग्नेटिज्म, राइट, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। सो यू कैन ड्राइव इट सो ईजिली। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स में? ऐसा होता है कि जो लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं जो एक क्रॉस सेक्शन एरिया से क्रॉस करते हैं उसी को मैग्नेटिक फ्लक्स कह देते हैं। ये रही आपकी मैग्नेटिक फील्ड, आपने यूनिफॉर्म फील्ड लगाया हुआ है, इसके बीच में आपको ये क्रॉस सेक्शन एरिया रख दीजिए, ये एरिया आपने रख दिया। अब इसके बीच में से जो लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रही हैं उसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपका ये जो एरिया वेक्टर है वो अप्लाइड फील्ड के साथ किसी एक एंगल थीटा के ऊपर है, तो आप उसको मैग्नेटिक फ्लक्स को इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरह जैसे बी डॉट ए से डिफाइन कर सकते हैं, और ये आ जाएगा बी ए कॉस थीटा, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी तो पढ़ा है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है, तो ई डॉट ए हो जाता है जिसको आप तोड़ के ई ए कॉस थीटा कर देते हैं। सो इस कंपेरेटिव यदि हम करें तो हमें लगता है कि दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आगे हमने पढ़ना है कि मैग्नेटाइजेशन क्या होता है। तो मैग्नेटाइजेशन समझना बहुत आसान है। आप ऐसा करिए, ये सैंपल ले लीजिए, इनपुट को आप डिनोमिनेटर में रख दीजिए। आपने एक सैंपल लिया, उसके किनारे आपने एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाया, और उसके बाद क्या होगा, उसके जो मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप हुआ उस मटेरियल में, इस सैंपल में, देखिए क्या किया आपने, आप ये एक का रेशो बना दीजिए। रेशो के डिनोमिनेटर में आपने एक सैंपल का वॉल्यूम ले लिया, ठीक है, एक मैग्नेटिक मटेरियल है, इसके ऊपर आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया। मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद क्या हुआ, इसके जो मैग्नेटिक मूवमेंट है एक डायरेक्शन में अरेंज हो गए। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का एक सैंपल में किसी एक फिक्स डायरेक्शन में अरेंज होने के प्रोसेस को मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। ओके, सो इसकी रेशो है मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप्ड ऑन ए यूनिट वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को आपने सिंपली समझना कि वो क्या होती है। बेसिकली मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जो होती है वो होती है मैग्नेट कितना लाइंस ऑफ फोर्सेस को अपने बीच में से परमिट करता है गुजरने के लिए। देखिए इसको याद करना कितना आसान है। आप सोलेनॉइड में चलिए, वो होता है म्यू नॉट टाइम एन आई। तो एन आई जो है ना, ये होता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जो करंट की वजह से, जैसे कॉयल में करंट आता है ना, तो उससे ईएमएफ चेंज होती है। ईएमएफ चेंज होने से क्या होती है, फ्लक्स जैसे चेंज होती है तो वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है। इसका अपना एक मैग्नेटिक सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो ये जो फील्ड आता है ना वो करंट की वजह से आता है। तो इसको हम एच से लिख देते हैं, एच इज इक्वल टू एन आई। तो मैं इसको लिख दूंगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम एच। तो म्यू का वैल्यू क्या हो गया, बी अपॉन एच। तो आप इसको यहाँ इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ से सीख सकते हो मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड डिवाइड बाई मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो ससेप्टेबिलिटी को आप वैसे समझें, ससेप्टेबिलिटी का मतलब होता है वो कितनी सेंसिबल है, संवेदनशील कितनी है। तो आपने एक फील्ड लगाया मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और उसकी कितनी मैग्नेटाइजेशन हुई, मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट कितने अरेंज हुए, तो उसको आप मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। तो ये बताता है कि जैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होगा वो हाईली सेंसिटिव टू मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा होगी। पैरामैग्नेटिक मटेरियल है वो इससे थोड़ा कम सेंसिटिव होता है, तो उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी उससे कम होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से डायमैग्नेटिक मटेरियल की सबसे ज़्यादा कम होगी, बिकॉज इट मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ आप देखिए कि यहाँ आपके पास एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के बीच में आपने एक मैग्नेट रखा हुआ है, तो ये तो होगा मैग्नेटिक फील्ड टू सोलेनॉइड, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ये मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब आप इसकी जगह लिख दीजिए सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, उसके जो कोर में म्यू नॉट टाइम एन आई होता है, म्यू नॉट इंटू एम हो जाएगा। अब एन आई वाला पार्ट क्या है, इससे मैग्नेटाइजिंग फील्ड बनता है, राइट, इसको एच से हम लिखते हैं, तो हमें कह सकते हैं बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस एम। तो एच यदि आप बाहर निकालते हैं, म्यू नॉट बी बाई म्यू नॉट यहाँ आ जाएगा, ये रह जाएगा एच प्लस एम। तो ये आपके पास आ जाएगा, इसको आप ऐसा कर सकते हैं वी अपॉन एच जो है म्यू जीरो 1 प्लस एम अपॉन एच। तो एम अपॉन एच जो है वो जाई हो जाएगा, तो म्यू इज इक्वल टू म्यू जीरो 1 प्लस जाई एम। सो इट्स ईजी रिलेशन, यू कैन डू इट। ओके, सो नेक्स्ट है आपके पास कि आपके पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, तो उसके बाहर इस पॉइंट के ऊपर, सरफेस के ऊपर, और इसके अंदर किसी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी करता है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है। तो इसमें हमारे पास एक जो स्ट्रेट कंडक्टर है वो इस तरीके का है, जिसकी अपनी रेडियस ए है। तो एक बार आप ऑब्जर्वेशन पॉइंट को बाहर रखते हैं और एक बार ऑब्जर्वेशन पॉइंट को आप अंदर रखते हैं। तो जब आप ऑब्जर्वेशन पॉइंट को बाहर रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी करता है, ये क्वेश्चन है। तो फंडामेंटल फार्मूला क्या रहा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और आई अपॉन आर रहा। तो आप क्या देख रहे हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल से वेरी करता है, मतलब जितना आप दूर जाते जाएंगे
उतना मैग्नेटिक फील्ड जल्दी से गिरता जाएगा। तो यहाँ से देख लीजिए, यदि आप बाहर हैं तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे वेरी करता है, बट यदि आप इनसाइड द वायर हैं तो क्या होगा, आर इज़ लेस देन ए, तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो रेडियस से घट जाएगा, तो इसका वेरिएशन कैसा होगा, इसका वेरिएशन होगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर इंटू आर। तो इंटू आर ये क्या बताता है, यदि मान लो आपका जो करंट है वो यूनिफॉर्म है, रेडियस ऑफ द जो वायर है वो कांस्टेंट है, तो आप कह सकते हैं कि बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेरी करेगा। तो यहाँ देख लीजिए आप, ज़ीरो से रेडियस तक वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर वेरी करता है, और उसके बाद वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर वेरी करता है। So this is all about this video. I hope that you have enjoyed a lot, and also hope that you will benefit with this in the competitive exam. Thank you very much.